नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पाठ प्रथम वर्ष में जो आपके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा आपका जो पेपर है राजस्थान का इतिहास। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम राजस्थान के इतिहास जो कि दूसरा पेपर है आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पेपर की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो राजस्थान का इतिहास का प्रश्न पत्र है ये 100 अंक का होगा। परीक्षाओं में 100 अंक का ये पेपर है। ये पेपर परीक्षाओं में आता है वो दो भागों में आता है, अर्थात खंड अ और खंड ब। खंड अ में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न व लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि खंड ब उसमें जो आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न वो भी 20 अंक के होंगे। और खंड ब में आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे, वो प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न होंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट में 2 प्रश्न, यूनिट सेकंड में 2 प्रश्न और यूनिट थर्ड में भी 2 प्रश्न। तो यूनिट फर्स्ट में आपको दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा आता है, वो प्रश्न आपको करना है। और यूनिट सेकंड में भी दोनों प्रश्नों में से जो आपको अच्छा आता है उसमें से एक करना है। और तीसरी जो यूनिट है थर्ड यूनिट, उसमें भी आपको दोनों प्रश्नों में से जो अच्छा लगता है वो करना है। अर्थात जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट में जो 6 प्रश्न हैं उनमें से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न करना है। तो ये जो खंड ब है अर्थात भाग सेकंड है, उसमें 60 अंक के प्रश्न आते हैं और खंड अ में आपके 40 अंक के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से ये कितने अंक का हो गया? 100 अंक का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के, लघुत्तरात्मक प्रश्न वो भी 20 अंक के और निबंधात्मक अंक वो कितने हो गए आपके? 60 अंक के। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 100 अंक हो गए। तो इस प्रकार से 100 अंक का ये पेपर है। छात्रों, हम इतिहास विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे तो इतिहास क्या होता है इसमें की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इतिहास अतीत काल में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इतिहास। छात्रों, जो प्राचीन समय में घटनाएं घट चुकी है उनकी जानकारी जो हमें दे रहा है, जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है? इतिहास है। प्राचीन काल के जो राजा महाराजा हैं, गढ़ बावड़ियां, स्मारक है, हमारे साधु संत महात्मा हैं, उनकी जो जानकारी जो प्रदान करने वाला शास्त्र वो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इतिहास का जो पिता है, इतिहास का पिता अर्थात जनक, वो कौन है? वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस यह यूनान का विद्वान था। कहाँ का था छात्रों? यूनान का। इसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हिस्ट्री। इतिहास का जनक कौन कहलाता है? हेरोडोटस कहलाता है। कहाँ का निवासी था? यूनान देश का निवासी था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। और इस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में इसने क्या किया? सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार ये इतिहास का पिता है, उसी प्रकार से भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास का पिता कौन है? भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास जी कहलाते हैं। भारत के इतिहास का पिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी भारत के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? महाभारत नामक ग्रंथ लिखा। महाभारत ग्रंथ के बारे में छात्रों आप जानते हैं, बचपन से ही कथाएं सुनते आए हैं आप। भगवान श्री कृष्ण, पांडव, कौरव और कौरवों तथा पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ उसकी जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। तथा उस समय अर्थात जो महाभारत कालीन, जो तत्कालीन जो राज व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों,
इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। और भारत के इतिहास का पिता कौन है? वेद व्यास है। इसी प्रकार से हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास का पिता वो कौन है? तो राजस्थान के इतिहास का जो पिता है वो है कर्नल जन स्टोर। कौन है? कर्नल जन स्टोर, राजस्थान के इतिहास का पिता। राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है छात्रों? कर्नल जन स्टोर। कर्नल जन स्टोर, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जन स्टोर है। तो कर्नल जन स्टोर ने क्या किया? 1829 ईस्वी में एक किताब लिखी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जन स्टोर की छात्रों पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 ईस्वी में कर्नल जन स्टोर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में कर्नल जन स्टोर ने सर्वप्रथम जो इस प्रांत को क्या नाम दिया? राजस्थान नाम दिया। सर्वप्रथम राजस्थान या रायथन नाम कर्नल जन स्टोर ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया। कर्नल जन स्टोर की पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें 1829 ईस्वी में कर्नल जन स्टोर राजस्थान नाम प्रदान करते हैं तथा इस पुस्तक में राजस्थान की जो रियासतें थी उन रियासतों का उल्लेख किया है। वहाँ के राजा महाराजा, वहाँ के 30 त्योहार, राजा महाराजाओं द्वारा लड़े गए युद्ध, उनके द्वारा जो मंदिर, मस्जिद, स्मारक, जलाशय जिसका भी उन्होंने निर्माण कराया, उन सभी बातों की जानकारी कर्नल जन स्टोर द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी गई। तो इस प्रकार से क्या है कि राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है? कर्नल जन स्टोर है। भारत के इतिहास का पिता कौन है? वेद व्यास है। और इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। वेद व्यास जी हैं, उनके जो पुस्तक है, उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है महाभारत। और जो कर्नल जन स्टोर है उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस प्रकार से क्या है कि राजस्थान के इतिहास का जो पिता कौन है? कर्नल जन स्टोर। तो छात्रों, हम जो हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं, 2 पेपर है, प्राचीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। तो सर्वप्रथम छात्रों हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का इतिहास है छात्रों, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इतिहास जानने के जो स्रोत, इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इस इतिहास को हम किस प्रकार से जानेंगे? इस इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? और पहला प्रश्न भी आपके छात्रों यही बनता है कि राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? और इसी प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं? छात्रों, इतिहास को जानने के स्रोत कौन से होते हैं? कितने स्रोत होते हैं? इतिहास को जानने के 2 स्रोत होते हैं। स्रोत कितने होते हैं? 2। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका स्रोत है साहित्यिक स्रोत। छात्रों, पुरातात्विक स्रोत में मतलब पुरानी जो वस्तुएं हैं, जैसे अभिलेख है, शिलालेख है, मंदिर है, दुर्ग है, प्राचीन जो जलाशय हैं, प्राचीन स्मारक हैं, मुद्रा सिक्के हैं, इन और खुदाई, उत्खनन मतलब खुदाई से जो प्राप्त सामग्री है उसकी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? अभिलेख आते हैं, मंदिर आते हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री आती है, शिलालेख आते हैं, सिक्के आते हैं, प्राचीन जलाशय आते हैं, प्राचीन स्मारक आते हैं। तो ये सामग्री किसमें आती है? पुरातात्विक स्रोतों में। और साहित्यिक स्रोत में क्या आता है छात्रों? साहित्यिक स्रोत में आता है प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास को जानने के जो पुराने ग्रंथ हैं, अभी हम
पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में जैसे पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, हमीर रासो है, अचलदास खींची वचनिका है, मनोज नैनसी ख्यात है, वीर विनोद है, वीर सत्सई है। तो इस प्रकार के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को प्राचीन समय में लिखा गया और ये ग्रंथ उस समय की तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों में राजा महाराजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी भी प्राप्त होती है हमें, और इन ग्रंथों में उस समय के रीति रिवाज, तीज त्योहार के बारे में, राज्यों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो इतिहास जानने के स्रोत कितने होते हैं? दो स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा कौन सा? साहित्यिक स्रोत। तो सर्वप्रथम हम छात्रों पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। किस स्रोत के बारे में? पुरातात्विक स्रोत। तो छात्रों पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो प्रमुख चीजें आती है वो है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, दुर्ग, मंदिर, जलाशय, और उत्खनन। उत्खनन मतलब खुदाई से प्राप्त सामग्री। खुदाई से प्राप्त सामग्री। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, दुर्ग, मंदिर, जलाशय, उत्खनन अर्थात खुदाई से प्राप्त सामग्री ये इसमें आती है। छात्रों अभिलेख सर्वप्रथम हमारा जो ये पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से हम राजस्थान के गौरवमय इतिहास को जान सकते हैं। अभिलेखों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? राजस्थान के गौरवमय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख सामान्यतः छात्रों कहाँ मिलते हैं? अभिलेख में पाषाण खंडों, जो बड़े बड़े चट्टानें होती है उन पर, पाषाण खंडों पर ताम्रपत्र के रूप में, सिक्कों के रूप में, स्तंभों पर, कहाँ मिलते हैं छात्रों में? ये पाषाण खंडों पर मिलते हैं। पाषाण खंडों पर ताम्रपत्र के रूप में मिलते हैं, सिक्कों के रूप में मिलते हैं, स्तंभों के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार हम छात्रों जो अभिलेखों के माध्यम से राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख भी क्या है छात्रों? अभिलेख को भी क्या है कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया। अभिलेख को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। 5 भाग में अभिलेख को बांटा गया है। जैसे पहला है शिलालेख, दूसरा कौन सा है? ताम्रलेख, तीसरा कौन सा है? मूर्ति लेख, चौथा है स्तंभलेख, और अंतिम है गुहालेख। इस प्रकार से अभिलेख को इन भागों में बांटा गया है। अभिलेख को शिलालेख, ताम्रलेख, मूर्तिलेख, स्तंभलेख और गुहालेख में बांटा गया है। छात्रों यहाँ अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? पाषाण खंडों से प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्रों के रूप में प्राप्त होते हैं, सिक्कों से भी प्राप्त होते हैं, स्तंभों से भी हमें प्राप्त होते हैं। जिस पर कोई प्राचीन सिक्का है, उस पर कोई लेख लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है? अभिलेख है। ताम्रपत्र है, प्राचीन से आजकल क्या है कि आपके पंचायत है, जेडीए है, ये पट्टे दे देती है। प्राचीन समय के अंदर जो पट्टा किस पे दिया जाता था? तांबे की जो प्लेटें होती थी उस पर वो पट्टा दे देते थे। फला व्यक्ति को फला गांव में इतने बीघा जमीन दी गई है, तो उसका सभी का उल्लेख किस पे होता था? ताम्रपत्रों पर। और पाषाण बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती थी, बड़े बड़े जो पत्थर है उनको समतल सपाट किया जाता था, उस पर कोई लेख लिखा जाता था। तो ये अभिलेख किस पे मिलते हैं?
पाषाण खंडों पर, ताम्र पत्रों पर, सिक्कों पर, स्तंभों पर, इन पे क्या थे कि ले जो राजा महाराजा लेख लिख देते थे वो क्या कहलाते थे? अभिलेख। और जो अभिलेख है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफिक। अभिलेखों का अध्ययन, छात्रों अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफिक। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक कहा जाता है। अभिलेख पांच भागों में बांटा गया। जैसे शिलालेख, किसी बड़े पत्थर को समतल सपाट करके उस पर किसी राजा का नाम, उसकी जाति, उसका वंश, उसका धर्म और उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करना क्या कहलाता था? शिलालेख कहलाता था। अभिलेखों को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें प्रथम जो इसका भाग है, प्रथम पॉइंट है शिलालेख। तो शिलालेख छात्रों किसे कहते हैं? किसी राजा किसी विशाल शिलाखंड या विशाल बड़े पत्थर को समतल सपाट करके, किसी शिलाखंड को समतल सपाट करके उस पर किसी राजा का नाम, उसकी जाति, उसका वंश, उसका धर्म, उसके द्वारा करवाए गए कार्य, उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करना क्या कहलाता था? शिलालेख कहलाता था। शिलालेख के बाद में क्या आता है? दूसरा जो है ताम्रलेख। ताम्रलेख छात्रों किस लिए दिए जाते थे? ताम्रलेख क्या है कि उस ताम्रलेख पर क्या होता था? ताम्रलेख में ये चीज थी कि जब कोई राजा किसी व्यक्ति को कोई भूमि दान में देता था तो इन ताम्रपत्रों पर दान देने वाले व्यक्ति का नाम, जिस जगह भूमि दान दी गई है उसका उल्लेख, तथा जो राजा दान दे रहा है उस चीज का उल्लेख, कितना बीघा भूमि दी गई है उसका उल्लेख, क्यों, किस कारण से दी गई है भूमि, उसका उल्लेख किन पे किया जाता था? ताम्रपत्रों के माध्यम से। अर्थात ताम्रपत्रों पर उसका उल्लेख कर देता था। जब कोई राजा किसी व्यक्ति को भूमि दान में देता था तो उसका उल्लेख कहाँ करता था? ताम्रपत्रों पर करता था। इसीलिए ये क्या कहलाते थे? ताम्रपत्र लेख या ताम्रलेख कहलाते थे। मूर्ति लेख, अगला जो हमारा जो अभिलेख का जो बिंदु है, मूर्ति लेख। जब कोई राजा महाराजा किसी मंदिर का निर्माण करवाता था तो उस मंदिर की मूर्ति पर या मंदिर में एक शिला लेख लिखवा देता था, एक लेख लिखवाता था कि फला राजा द्वारा फला गांव में फला मंदिर का निर्माण करवाया गया। जैसे अब आप मंदिर में आप जाते हैं, जैसे आमेर का शिला माता का मंदिर है, उस मंदिर में आप गए, आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे, बाहर जो एक प्रशस्त एक जो शिलालेख लगा हुआ है, अर्थात उसके अंदर शिलालेख लगा हुआ है कि राजा मान सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मूर्तियां होती थी, राजा महाराजा जिस भी धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करवा के उसके नीचे लेख लिखवा देता था। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है या जैन धर्म को मानने वाला है, तो राजा क्या करता था कि उन देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाते थे उस धर्म से संबंधित और उसके नीचे एक लेख लिखवा देते थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो मूर्ति लेख से भी हमें तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। अब छात्रों स्तंभ लेख। स्तंभ लेख छात्रों 2 प्रकार के होते थे, धार्मिक स्तंभ और राजनीतिक स्तंभ। कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। एक तो धार्मिक स्तंभ होता था और एक होता था राजनीतिक स्तंभ। तो इसमें छात्रों क्या है कि जब कोई राजा कोई बड़ा यज्ञ करवाता था या कोई बड़ा धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसी के अंदर क्या करता था कि स्तंभ का निर्माण करवाता था और उसे धार्मिक स्तंभ करते हैं। परंतु जब राजा किसी अन्य बड़े राजा को पराजित कर रहा है या अपने शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करता था? विजय प्राप्त करने के बाद में जिन स्तंभों का निर्माण करवाता था वो स्तंभ क्या कहलाते थे? राजनीतिक स्तंभ कहलाते थे। तो राजनीतिक स्तंभ कहलाते थे वो छात्रों। और जैसे राजनीतिक स्तंभों के अंतर्गत बयाना के किले में स्थित गुप्तकालीन स्तंभ राजस्थान में, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया है। चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है छात्रों को एक जैन व्यापारी था जीजा बघेलवाल, उसके द्वारा बनवाया गया है। जालोर के किले में परमार राजाओं द्वारा एक जो स्तंभ बनवाया गया है, जो वो परमार का जो स्तंभ कहलाता है। इसी प्रकार से जो बयाना से हमें जो गुप्तकालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है वो गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाया। इससे हमें पता चलता है कि इस स्तंभ को बनाने का उद्देश्य क्या था और उस पर जो शिलालेख अर्थात उस पर जो लेख लिखे हुए हैं, अर्थात उस पर जो लेख लिखे हुए हैं वो क्या कहला रहे हैं, स्तंभ लेख कहला रहे हैं। गुहा, अगला जो हमारा पॉइंट है छात्रों, गुहा लेख। राजा महाराजा क्या करते थे प्राचीन समय में, बड़े बड़े पहाड़ों को चट्टानों को काट कर उसमें गुफाओं का निर्माण कर देते थे। कारण क्या रहता था कि जो आतई अर्थात जो शत्रु शक्तियां आक्रमण करती थी वो साधु सन्यासियों को नष्ट न पहुंचाए। साधु महात्मा जो तपस्या करते थे वो साधु महात्मा उनमें आसानी से तपस्या कर सके तथा आपत्ति के समय राजा भी उन गुफाओं के अंदर शरण ले सके। तो इस प्रकार से क्या है, वो पहाड़ों को काट कर और उसमें क्या करते थे, उसमें जो गुफाओं का निर्माण करवाते थे और लेख लिखवा देते थे कि इस गुफा का निर्माण का कारण क्या था। तो इस प्रकार से छात्रों क्या है, जो अभिलेख है, अभिलेखों को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जैसे शिलालेख है, ताम्र लेख है, मूर्ति लेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। छात्रों शिलालेख जो है, शिलालेख में प्रशस्ति का भी नाम आता है। प्रशस्ति कई बार क्या होता है कि शिलालेख जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रशस्ति का नाम भी यहाँ पर क्या आपको किताब में मिल जाता है। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति का मतलब छात्रों होता है प्रशंसा। जिन शिलालेखों में प्रशंसा की गई होती है वो प्रशस्ति कहलाते हैं। जैसे राज सिंह प्रशस्ति है, राय सिंह प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति है। अर्थात जो ये प्रशस्ति नाम आ रहा है यहाँ पर, जिस राजा ने इस शिलालेख को बनवाया है उस राजा का उसमें क्या किया गया है, प्रशंसा की गई है। तो जिन शिलालेखों में प्रशंसा होती है उनको क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। तो छात्रों अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। शिलालेख, ताम्रलेख, मूर्ति लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। जो शिलालेख प्रशंसा करते हैं अर्थात जिन शिलालेखों में राजा महाराजाओं की प्रशंसा की गई है उन शिलालेखों को क्या कहते हैं, उन शिलालेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। तो छात्रों राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के इतिहास की जो गौरव में जो हमारा राजस्थान का इतिहास है, इस इतिहास की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है, अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है इसकी। और पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम हम किसे देखेंगे, शिलालेख। छात्रों शिलालेख क्या है, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिलालेख क्या है। शिलालेख किसी बड़े पत्थर या चट्टान को समतल सपाट करके उस पर किसी राजा का नाम, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका वंश, उसकी उपलब्धियों की जानकारी लिख देना क्या कहलाता था, शिलालेख कहलाता था। तो शिलालेख छात्रों हम अलग अलग प्रकार के जो शिलालेख हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों सर्वप्रथम करेंगे बड़ेली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बड़ेली का शिलालेख। बड़ेली का शिलालेख। तो छात्रों शिलालेखों में ये हमारा प्रथम जो हम शिलालेख है बड़ेली का शिलालेख, ये हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। बड़ेली का शिलालेख कहाँ पर स्थित है, ये बड़ेली गांव। बड़ेली गांव, बड़ेली गांव कहाँ आता है छात्रों, अजमेर में आता है। बड़ेली का शिलालेख कहाँ स्थित है, बड़ेली गांव अजमेर में। बड़ेली गांव में एक मंदिर बना हुआ है, धिलोत माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में जो ये शिलालेख स्थित है छात्रों, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख। बड़ेली का जो शिलालेख है छात्रों, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इस शिलालेख में पद्मसेन नाम के एक जैन धर्म के राजा का नाम का पता चलता है। अर्थात इसका जो निर्माण है वो
किसने करवाया? पद्मसेन ने करवाया। यह शिलालेख अजमेर जिले में बड़गी नामक स्थान पर स्थित है। 443 ईस्वी पूर्व सबसे प्राचीनतम जो राजस्थान का ये शिलालेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। 443 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। ये बडली गांव के विरोध माता मंदिर में स्थित है। इस शिलालेख से हमें राजा पद्मसेन तथा जैन धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से छात्रों हमारा जो दूसरा शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख छात्रों चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त होता है शिलालेख। ये छात्रों दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित हुआ। छात्रों ये हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व ये निर्मित हुआ। इस शिलालेख में वैष्णव धर्म की हमें जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है छात्रों में? वैष्णव कौन होते हैं? जाति से नहीं, धर्म। अर्थात धर्म कौन सा? हिंदू धर्म। वैष्णव धर्म का मतलब भगवान विष्णु की उपासना करने वाले लोग, अर्थात जो हिंदू है वो भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं, तो वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही, जाति की नहीं, वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही। इससे संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा हुआ है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का शिलालेख है और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। इस प्रकार छात्रों गोसुंडी का शिलालेख से भी हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा छात्रों अगला जो हमारा शिलालेख है बिजोरिया का शिलालेख। कौन सा छात्रों? बिजोरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट शिलालेख है। आपके न्यूटैग में भी पूछा जाता है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी पूछा जाता है और लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी ये आता है। कई बार तो इसकी टिप्पणी किया जाती है और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट जो आपका शिलालेख है कौन सा है? बिजोरिया का शिलालेख। बिजोरिया का शिलालेख छात्रों 5 फरवरी 1170 ईस्वी में निर्मित हुआ। 5 फरवरी 1170 ईस्वी में निर्मित हुआ छात्रों। और भीलवाड़ा जिले के बिजोरिया नामक स्थान पर स्थित है। ये भीलवाड़ा जिले के बिजोरिया नामक स्थान पर स्थित है। इस शिलालेख में क्या पता चलता है छात्रों कि चौहान जो राजपूत है उन्हें वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। कौन से गोत्र का? वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। जो चौहान राजपूत है उन्हें वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। और इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जो राज्य हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है। जैसे इसमें दिल्ली का नाम बताया गया है। दिल्ली का नाम क्या है? दिल्ली का कौन बता रहा है? दिल्ली का बिजोरिया शिलालेख। दिल्ली का नाम क्या बता रहा है? दिल्ली का। नागरा का नाम बता रहा है नागाद्री। नाडोर का नाम बता रहा है शिलालेख नड्डल। बिजोरिया का नाम बता रहा है उत्तराद्री, उत्तर माद्री। बिजोरिया का नाम क्या बता रहा है? उत्तर माद्री। भीनमाल का नाम बता रहा है श्रीमाल। जालोर का नाम बता रहा है जवालीपुरम। सांबर का नाम बता रहा है, सांबर जो झील है ना वो, सांबर का नाम बता रहा है सागमरी। इस प्रकार से ये शिलालेख जो विभिन्न नगरों के जो प्राचीनतम हमें नाम बताता है। 5 फरवरी 1170 ईस्वी में बिजोरिया के शिलालेख का निर्माण हुआ और बिजोरिया शिलालेख का जो रचयिता था, रचनाकार कौन था? गुणभद्र। इसको लिखने वाला कौन था? गुणभद्र।
नाम का विद्वान था। इस 1170 ईस्वी में लिखे जो बिजोलिया के जो शिलालेख है, इस शिलालेख में हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ के चौहान? अजमेर के चौहान वंश की हमें जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है तथा इस शिलालेख में हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव नाम के जो चौहान राजा थे उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। ये शिलालेख क्या बताता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नाम के जो राजा थे वो शाकंभरी तथा सांबर के राजा थे। उन्होंने सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर तथा 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया। इस बात की जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा बिजोलिया क्या बताता है? दिल्ली का नाम दिल्ली का बताता है, नागदा का नाम नागाद्री बताता है, नाडोल का नाम नड्डल बताता है, बिजोलिया का नाम उत्तर माद्री बताता है, भीनमाल का नाम श्रीमाल बताता है, जब जालोर का नाम जवालीपुरम बताता है और सांबर का नाम शाकंभरी बताता है। तो इस प्रकार से हमें चौहान वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? बिजोलिया का शिलालेख जो 1170 ईस्वी में निर्मित हुआ। तो इस प्रकार से बिजोलिया के शिलालेख से हम चौहान वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा शिलालेख के छात्रों पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेखों का महत्वपूर्ण स्थान है और अगला हमारा जो शिलालेख के छात्रों वो शिलालेख कौन सा है? रणकपुर प्रशस्ति। छात्रों ने बताया था मैंने कि शिलालेख अभी तक तो क्या शिलालेख नाम आ रहे थे और प्रशस्ति नाम आ गई। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति जिनमें प्रशंसा की जाती है, जिन शिलालेखों में प्रशंसा की जाएगी वो क्या कहलाएगी? प्रशस्ति। ये तो वो भी शिलालेख ही, परंतु क्या उसमें प्रशंसा की जाएगी। तो हमारा अगला जो शिलालेख है कौन सा? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति है वो रणकपुर ब्रैकेट में पाली कहाँ स्थित है? ये रणकपुर ब्रैकेट में पाली। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ स्थित है छात्रों? पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिरों में रणकपुर का ये शिलालेख लगा हुआ है। ये शिलालेख देपाक नामक व्यक्ति देपाक नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया। इसका जो राइटर था, इसका जो रचनाकार था, लिखने वाला था वो कौन था? देपाक नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया 1439 ईस्वी में। कब लिखा गया ये? 1439 ईस्वी में लिखा गया यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र पे किसका राज्य रहा? गुहिल वंश के राजाओं का राज्य रहा। तो गुहिल वंश को सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुहिल वंश अर्थात सिसोदिया वंश का जो राज्य रहा, तो उन गुहिल वंश के राजाओं की ये जानकारी प्रदान करता है। ये गुहिल वंश के राजा बापा रावल से लेकर, कौन सा? बापा रावल, जिसको आप बप्पा रावल के नाम से भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। तो बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी प्रदान करता है। महाराणा कुंभा बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे छात्रों, ये महाराणा कुंभा। तो रणकपुर प्रशस्ति क्या है? पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिरों में स्थित है। देपाक नामक व्यक्ति ने 1439 ईस्वी में इस जो शिलालेख की रचना की, इस शिलालेख का निर्माण किया। इस शिलालेख में महाराणा कुंभा से लेकर बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह शिलालेख जो है, ये शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। छात्रों जो भी शिलालेख है राजस्थान के अधिकतर क्या है? वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अधिकतर जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगला जो हमारा शिलालेख है छात्रों जो वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ छात्रों। इसका निर्माण कब हुआ? 1460 ईस्वी में हुआ। और इसका रचनाकार कौन था? अत्रि या अभिकवि। अत्रि को अभिकवि के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किया 1460 ईस्वी में। इस जो प्रशस्ति में महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के शासक है महाराणा कुंभा, उनकी उपाधियों की जानकारी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। जैसे दानगुरु, शेरगुरु,
परम गुरु अभिनव भट्टाचार्य, रानी रासो, राय छाप गुरु, इस प्रकार की जो उसकी उपाधियां हैं, उस उपाधियों की जानकारी हमें किससे प्राप्त हो रही है छात्रों? हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हो रही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में कवि अत्रि, जिसे अभी कवि के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जो प्रशस्ति है, इस शिलालेख में हमें मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे दान गुरु, शेर गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, रानी रासो, रायरंग, महाराणा। इस प्रकार की हम उसकी उपाधियों की हमें क्या है कि जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है, तो इससे हमें मेवाड़ की भूरी वंश के शासक बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही महाराणा कुंभा की उपाधियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो छात्रों हमारा शिलालेख है वो है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी के शिलालेख ये छात्रों का है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। 713 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और इस शिलालेख में हमें मौर्य वंश के राजा भीम मौर्य, महेश्वर मौर्य, मान मौर्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात मौर्य वंश की जानकारी देने वाला ये जो शिलालेख है, इस वंश की जानकारी देता है छात्रों, मौर्य वंश की जानकारी देता है। मौर्य वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? मौर्य वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख। ये 713 ईस्वी में निर्मित हुआ। इस शिलालेख में हमें मान मौर्य, भीम मौर्य, महेश्वर मौर्य, इस प्रकार के जो मौर्य वंश के राजा थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। और जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहा था, इंग्लैंड जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? मान मौर्य का जो शिलालेख है इसे समुद्र में फेंक दिया। तो इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? जो इतिहास का ये परम महत्वपूर्ण साक्ष्य था उसे क्या किया? समुद्र में फेंक दिया और उस समुद्र में ये डूब गया। तो इस प्रकार से मानमोरी के शिलालेख से भी हमें क्या है कि प्राचीनतम जो राजस्थान के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों अगला जो हमारा शिलालेख है वो शिलालेख है छात्रों चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख। चीरवे का शिलालेख है छात्रों। चीरवे का शिलालेख कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर। चीरवे का जो शिलालेख है उदयपुर में स्थित है। ये शिलालेख हमें बाबा रावल से लेकर उदयपुर के शासक समर सिंह तक की जानकारी प्रदान करता है और ये 1273 ईस्वी में निर्मित हुआ। कब छात्रों कब हुआ? 1273 ईस्वी में निर्मित हुआ। चीरवे का शिलालेख कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। 1273 ईस्वी में ये शिलालेख निर्मित हुआ और ये हमें मेवाड़ के शासक बाबा रावल से लेकर जो रावल समर सिंह थे उनकी हमें जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार छात्रों अगला जो हमारा शिलालेख है आमेर का शिलालेख। आमेर का आपने सुना ही होगा, आप आमेर का किला देखा भी होगा आप लोगों ने छात्रों। तो उससे किले में क्या है कि शिलालेख लगा हुआ आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इस शिलालेख में जो जयपुर के कछवाहा वंश के राजा हैं उन राजाओं का इतिहास मिलता है। इस शिलालेख में कछवाहा वंश के राजाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। यह शिलालेख पृथ्वीराज कछवाहा से लेकर मानसिंह प्रथम तक की जानकारी प्रदान करता है। आमेर का जो शिलालेख है उसमें कछवाहा वंश के राजाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। यह शिलालेख पृथ्वीराज कछवाहा जो कछवाहा वंश के शासक हैं, पृथ्वीराज कछवाहा से लेकर मानसिंह प्रथम
तक की हमें जानकारी प्रदान करता है। साथ ही उस तत्कालीन समय की मतलब उस समय की सामाजिक आर्थिक व धार्मिक स्थिति का भी हमें इस शिलालेख से पता चलता है। इसी प्रकार से छात्रों जो अगला हमारा शिलालेख है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शिलालेख है, ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है और टिप्पणी के रूप में भी आता है और लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी ये आता है। राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति मेवाड़ का जो इतिहास है उसकी ये जानकारी देता है। यह जो शिलालेख है अर्थात प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा कर रहा है। ये शिलालेख क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में निर्मित हुआ और इसे जो निर्मित अर्थात इसका जो रचनाकार था रणछोड़ भट्ट नाम का जो ब्राह्मण था उसने 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के कहने पर, जो मेवाड़ के शासक हैं इस समय, 1676 में कौन है? महाराणा राज सिंह के कहने पर इसका निर्माण करवाया। यह शिलालेख वर्तमान समय में राजसमंद जिले में राजसमंद झील के किनारे स्थित है। 25 संगमरमर के काले संगमरमर के काला संगमरमर भी अलग प्रकार का होता है, काला संगमरमर 25 काले संगमरमर के शिलाखंड, बड़े बड़े जो शिलाखंड थे उन पर शिलाखंड 25 काले